हेलो दोस्तों, ये वीडियो एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते आ रहा है। तो इन वीडियो की श्रृंखला से हम हर एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और दिसंबर अटेम्प्ट तक जितनी भी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचा सकूं वो आपको एकदम समय रहते मिल जाए। चलो, नाउ लेट अस बिगिन। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 AS20 डील्स विथ EPS AS20 और इंड एएस की बात करें तो इंड एएस 33 जो है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो है वो ईपीएस के बारे में बात करता है। ओके, सो उसी के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं और किसी भी प्रकार का गेस वर्क अपन नहीं करेंगे कि इस अटेम्प्ट में आएगा नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है करके पढ़ लेंगे। ओके सर, ईपीएस तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एफएम में अर्निंग्स पर शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितनी कमाई करके देती है वो कैलकुलेट किया जाता है ईपीएस के द्वारा। उसका फॉर्मूला भी सर हमें पता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ऐसा फॉर्मूला आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है सर। तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या जरूरत दोस्तों? हर एक कंपनी जिसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब P&L और बैलेंस शीट के बाद कुछ डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, उसमें ये एक डिस्क्लोजर है। हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिलो द अर्निंग्स दे नीड टू डिस्क्लोज द ईपीएस, एंड दैट ईपीएस which is to be disclosed on the face of the financial statement shall be calculated by applying the accounting standards. Okay, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो ईपीएस का फॉर्मूला सीखा आपने और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने जो ईपीएस का कैलकुलेशन प्रिस्क्राइब किया है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। सो वहां पे जो आपने सीखा है वो गलत नहीं है, ठीक है। सो एफएम के लिए वही एप्लीकेबल है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ईपीएस का डिस्क्लोजर देने के लिए बोलता है वो थोड़ा सा अलग है। सो आपको जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ईपीएस का कैलकुलेशन बोला जाता है, तो याद रखना आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। So as per accounting standard 20, EPS is of two types. One is known as basic EPS and the other one is known as diluted EPS. Now what is the difference between basic EPS and diluted EPS? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं one by one. Let us first talk about basic EPS और उसके बाद हम diluted EPS के बारे में चर्चा करेंगे। Okay, तो accounting standard ये EPS को गवर्न क्यों करता है पहले ये बता दूं। देखो, हर एक कंपनी के रिजल्ट्स में उसके शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रुचि होती है। अगर एज ए शेयर होल्डर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो हमेशा मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस कंपनी ने मुझे कितना कमा के दिया। इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने बिजनेस किया, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया है, और हर एक इक्विटी शेयर के पीछे कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है ये मैं जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड होता हूं। अब इसलिए हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईपीएस का डिस्क्लोजर देना है ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि पर शेयर कंपनी ने कितनी कमाई की। अब डिस्क्लोजर देना जरूरी है, इसलिए हमेशा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही कोशिश करेंगे कि वो अपना ईपीएस बड़ा चढ़ा के बताए, क्योंकि जितना ज़्यादा ईपीएस बड़ा बताएंगे उतना शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, उतना शेयर की प्राइस भागेगी। हमने पी रेशो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था ईपीएस और मार्केट प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है। जिस कंपनी का अर्निंग ज़्यादा उसका मार्केट प्राइस उतना ज़्यादा। ये तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए ये ईपीएस का डिस्क्लोजर काफ़ी अहम बन जाता है और इसीलिए कंपनियां गलत ईपीएस ना डिस्क्लोज करे, बड़ा चढ़ा के ईपीएस ना डिस्क्लोज करे, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया। तो AS20 के मुताबिक बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? काफी सिंपल फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से नहीं करना है बल्कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है।
अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स या नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स का मतलब क्या, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या, दोनों के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो पहले न्यूमरेटर के बारे में चर्चा करते हैं। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स या नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स का मतलब क्या। ओके, जैसे आप जितनी भी इनकम कमाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने साल भर में दे हैव अर्न्ड एन इनकम ऑफ 50 लाख, 50 लाख रुपए की इनकम कमाई है। उस इनकम में से सबसे पहले तो एक्सपेंसेस माइनस होंगे। ओके, से फॉर एग्जांपल कंपनी हैज इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 30 लाख, तो 50 लाख की इनकम में से 30 लाख के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 20 लाख रुपए का। इसको हम कहेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इसको हम कहेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस किए। ओके, सारे एक्सपेंसेस मतलब क्या क्या आएगा सर, इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, टैक्सेस आ जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस माइनस किए। ठीक है, सो जिसको आप आपकी फाइनेंस की भाषा में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। इनफैक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस हो गया उसमें से। ठीक है, सो ये माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ठीक है, सो जैसे एफएम में मैंने आपको पढ़ाया था, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है, उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको मिल जाता है ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपको मिलता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से आप टैक्स माइनस करते हो और उसके बाद आपको मिलता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या पैट। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये शेयर होल्डर्स के लिए होता है। इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस दे देंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको हम कहेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब बचा हुआ पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, सो न्यूमरेटर आई बिलीव सभी को क्लियर हो गया। तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचा है जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार है, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वो तो कैलकुलेशन आप जानते हो। इंटरेस्टिंग पार्ट है डिनोमिनेटर। अब ये जो अर्निंग्स आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कमाई है, ये जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दोगे, when you'll distribute the earnings among the equity shareholders, तो पर इक्विटी शेयर कितना पैसा मिलेगा। ओके, तो इसके लिए डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सो समझो कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल में एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 2023 को, ये जो हमने इनकम कैलकुलेट किया, मान के चलते हैं 22-23 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम कैलकुलेट किया है, जो 1 अप्रैल 22 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो साल की अंतिम तारीख को कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल 1 लाख थे। तो आपका ईपीएस कितना आ जाएगा, या जिसको हम बेसिक ईपीएस कहते हैं, वो कितना आ जाएगा। सो बेसिक ईपीएस आ जाएगा आपका, टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 20 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, तो आपका बेसिक ईपीएस आ गया 20। ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पे दे हैव नॉट यूज द टर्म number of equity shares, they have used the term weighted average number of equity shares। सर ये weighted average number of equity shares क्या होता है ये भी बता देते हैं। जैसे कि हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं 22-23 इस साल का कर रहे हैं, 22-23 में साल के अंत में मतलब 31 मार्च 2023 को आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है। लेकिन क्या ये 1 लाख साल के अंत में जो बैलेंस शीट में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या साल भर इतने ही शेयर्स थे क्या साल भर आपके पास इतने ही शेयर्स थे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, साल के बिगिनिंग में मतलब 1 अप्रैल 2022 को हमारी कंपनी के पास से फॉर एग्जांपल 50,000 शेयर्स थे। ओके, और 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2022 को हमारी कंपनी ने 50,000 शेयर्स का फ्रेश इशू किया है। ओके, फ्रेश इशू कर समझते हैं सभी लोग, नए शेयर्स इशू करके पैसा लिया है कंपनी ने। तो साल के बिगिनिंग में दैट इज ओपनिंग ऑलरेडी 50,000 शेयर्स हमारे पास थे। 1 अक्टूबर को हमने फ्रेश इशू किया 50,000 शेयर्स का,
और इस प्रकार से 31 मार्च को यानी साल की अंतिम तारीख को हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 1 लाख। तो दोस्तों अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास जो भी इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, उससे जो आपके पास पैसा आया है मतलब कैपिटल आया है, क्या वो कैपिटल आपके पास साल भर था क्या? अगर साल भर नहीं था तो ऐसे केस में आपको कितने समय के लिए वो कैपिटल आपने यूज किया है उस समय का वेट असाइन करना होता है। ओके, जायज है। आप यहाँ पे जो अर्निंग्स ले रहे हो 20 लाख रुपए की अर्निंग्स, ये अर्निंग्स आप किसमें से किससे कमाते हो? ऑफ कोर्स कैपिटल लगा के, कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल लगा के फिक्स एसेट्स खरीद के हम प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, तो क्या ये प्रॉफिट जो आपने कमाया है वो जो जिस कैपिटल से कमाया है, क्या वो कैपिटल आपके पास साल भर था क्या? द आंसर ओवर हियर इज नो। ये जो 50,000 शेयर्स थे ओपनिंग वाले, ये ओपनिंग वाले 50,000 शेयर्स हमारे पास साल भर थे, इसके लिए हम 12 मंथ्स बाय 12 मंथ्स का वेट लगा देंगे। इसको 50,000 इंटू 12 बाय 12 का वेट लगाएंगे। लेकिन ये जो बाद वाले जो फ्रेश इशू वाले 50,000 शेयर्स आए वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे पास थे, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दे वर विद अस ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो इनको 6 मंथ्स का वेट लगा देंगे। तो अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 50,000 इंटू 12 बाई 12, ये आंसर आ जाएगा 50,000 प्लस ये नए शेयर से कैपिटल बढ़ा इसलिए प्लस किया। अगर बायबैक का केस होता तो बायबैक में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, कैपिटल कम हो जाते हैं, तो माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो 50,000 इंटू 6 बाई 12 मतलब यहाँ पे केवल 25,000 शेयर्स लेंगे आप। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जब आएंगे वो 50,000 प्लस 25,000 मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके होंगे, या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपके 75,000 होंगे। ठीक है। सो जब आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर आपका 20 लाख है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 1 लाख है, 1 लाख से डिवाइड करने के बदले 75,000 से डिवाइड करोगे तो मतलब 20 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, ये आपका बेसिक ईपीएस आ जाएगा। दिस इज हाउ बेसिक ईपीएस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो दोस्तों ठीक है, अकाउंट्स में दिस इज हाउ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द कैलकुलेशन इज टू बी मेड। वेयर एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो एफएम के पेपर में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं। ठीक है। सो एफएम के लिए लॉजिक अलग है और अकाउंट्स के लिए लॉजिक अलग है। अकाउंट्स में आपको अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना है, और वेट जो लेना है वो टाइम का लेना है। अगर आपने नए शेयर्स करंट ईयर में इशू किए होंगे या किसी भी कारणवश आपका कैपिटल बड़ा होगा तो जिस समय आपके पास वो शेयर्स आए उसके बाद से लेके ईयर एंड तक, मतलब 1 अक्टूबर को हमने शेयर्स इशू किए, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 6 मंथ्स के लिए हमारे पास कैपिटल था, तो हमने 6 मंथ्स का वेट असाइन कर लिया। ठीक है। सो अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो ओरिजिनल शेयर्स में, ओपनिंग शेयर्स पे उतना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करो। अगर आपका कैपिटल कम हुआ होगा तो ओपनिंग शेयर्स में से उतने शेयर्स कम कर देना। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा आपको समझा है या क्वेरी है। क्वेरीज है तो नीचे दिए गए नंबर में से किसी भी एक नंबर पे आप फोन करके क्वेरीज रेज कर सकते हो या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये नंबर व्हाट्सअप पे भी है, यू कैन फॉरवर्ड योर क्वेरीज ऑन द व्हाट्सअप। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं डाइल्यूटेड ईपीएस का कैलकुलेशन समझा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।